जो चैप्टर है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदय, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां। बात करते हैं आंदोलन। आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा आंदोलन होता क्या है। तो आंदोलन की बात करें, जब किसी देश का जो सरकार होती है, जो कानून होता है, कानून के नियमों, जो कानून के नियम होते हैं और नियमों के बावजूद कुछ अलग ढंग से सरकार कुछ कानून बनाती है जो देश और राष्ट्र और लोगों के हित में नहीं होता है, कुछ ऐसे कानून, और उन कानूनों को हम रोकने के लिए कुछ प्रदर्शन करते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे होकर या ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होकर कुछ धरना प्रदर्शन करते हैं। तो वो धरना प्रदर्शन क्या होता है, उसको एक नाम दिया जाता है, ऐसे कार्यक्रमों को नाम दिया जाता है धरना प्रदर्शन। और इन धरना प्रदर्शनों के जरिए जब ये धरना प्रदर्शन देश के विभिन्न भागों में होने लगते हैं और एक ही उद्देश्य के लिए होते हैं, तो इन्हें एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं हम आंदोलन। आपने आंदोलन समझ लिया क्या होता है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की। राष्ट्रीय आंदोलन उसे कहते हैं, ये आंदोलन का एक बड़ा भाग होता है किसी राष्ट्र के द्वारा या राष्ट्र की अस्मिता के द्वारा चलाया गया आंदोलन, या राष्ट्र के हित में या राष्ट्र की अस्मिता के लिए चलाया गया आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन होता है। इसकी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन आएगा अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो उसमें जो आपको परिभाषा आप अगर नहीं लिखते हैं तो वो क्वेश्चन शॉर्ट माना जाएगा, आपका छोटा और आधा माना जाएगा। तो आपको यही लिखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ क्या होता है, किसी राष्ट्र या राष्ट्र की अस्मिता के लिए चलाया गया आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय लगने से हो गया भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन आप समझ सकते हैं, आंदोलन समझ चुके हैं। तो भारत के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए उनको हमने एक नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिनके बारे में आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया कि किसी राष्ट्र या राष्ट्र की अस्मिता के लिए चलाया गया आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। जब अंग्रेजों ने भारत पे थोड़ा बहुत कब्जा करना प्रारंभ किया, अंग्रेजों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया देश पर, तो छोटे या बड़े आंदोलन हुए, और वो आंदोलन इस उद्देश्य से हुए कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है और भारत में स्वदेशी शासन लागू करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदय हुआ, उसके कुछ कारण हुए। कारणों की बात करें, कारणों की अगर हम बात करते हैं, 16वीं शताब्दी जब चल रही थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई, और जब 16वीं शताब्दी चल रही थी तो भारत क्या था, गौरवपूर्ण था, ठीक, और आर्थिक संपन्नता की चरम बिंदु पर था, इस शिखर पर था कि इसका लेवल जो था सबसे विश्व के सभी देशों में सबसे ऊपर था, आर्थिक संपन्नता और गौरवपूर्णता की वजह से। तो जब विश्व में ऐसी स्थिति किसी देश की बनती है तो विश्व के सभी देश उसे नोचने की कोशिश करते हैं, और वही हालत आज भारत की हुई। विश्व के सभी देशों ने सोचा कि इस देश पे हम कब्जा करेंगे और इस देश को लूट कर अपने देश को मजबूत बनाएंगे। तो क्या होता है, जब ऐसी स्थिति भारत की हुई, जो भारत सबसे ज्यादा उन्नति करने लगा, तो देश में विश्व में कुछ ऐसे देश जैसे अंग्रेजों का जो इंग्लैंड और ब्रिटेन था, इंग्लैंड की तरफ से अंग्रेज आए भारत में, उन्होंने व्यापार करने की स्थिति से भारत आए थे, और छोटा सा इन्होंने व्यापार किया। जहांगीर जो राजा हुआ करता था, मुस्लिम शासक, उसके तहत इसने व्यापार करने की नीयत से आया और व्यापार करने लगे। व्यापार करने के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद 1757 की बात करते हैं। बंगाल का एक नवाब हुआ करता है,
बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने परास्त किया 1757 में। इसे हम बोल सकते हैं प्लासी का युद्ध। एक नाम है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ। तो 1757 में प्लासी का जो युद्ध घटा, प्लासी का युद्ध हुआ, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने लड़ा था। युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दीन दौला जो था उसे परास्त किया गया और इसे भगाया गया। इसकी इतनी पिटाई हुई कि इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। ये हार के बंगाल से भाग गया। बंगाल पर अब हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे ही बंगाल पर शासन हुआ तो बंगाल की जो जमीन थी वो हो गई अंग्रेजों की। जब जमीन अंग्रेजों ने हथिया ली तो क्या होता है कि जमीन का अब उन्हें लाभ मिलने लगा और उन्होंने क्या सोचा कि अब हम संपूर्ण देश पर शासन करेंगे, और यही शासन धीरे धीरे आगे चल के ब्रिटिश शासन बन गया। और जब शासन बढ़ने लगा तो ब्रिटिश शासन का धीरे धीरे शासन प्रारंभ हो गया। और ऐसे ही जब अंग्रेजों ने फिर ज्यादा अत्याचार, आर्थिक शोषण, धार्मिक और सामाजिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया तो देश के लोगों ने एक क्रांति की। और वो क्रांति किस नाम से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के नाम से 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ये बहुत बड़ी क्रांति थी जो भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध की गई। लेकिन इस क्रांति को अंग्रेजों ने निर्भयता से कुचल दिया। लेकिन अब भारतीयों में और रोष हो गया था। जब एक क्रांति कुचल गई तो वो कहते हैं, कुछ विद्वानों ने कहा है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भले ही कुचल दिया गया हो, लेकिन इस भारतीयों का जो 1857 की जो आग थी वो बुझ गई थी, लेकिन उसका राख ढेर था। कभी देखा होगा कि जब वो आग जलती है तो राख ढेर बचता है, राख बच जाती है। उस राख के नीचे थोड़ी सी चिंगारी प्रफुल्लित हो रही थी, और यही चिंगारी आगे चल के अंगारे का कार्य करती है। यही चिंगारी आगे चल के शोले का रूप धारण कर लेती है। और 1885 ईस्वी में इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? कांग्रेस को इसने जन्म दिया। और एक बात बता दें, कांग्रेस वो इस समय की पार्टी नहीं थी। जो बीजेपी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो सपा और बसपा है, वो पार्टियां नहीं होती थी उस समय। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था। जो आग थी उसने किसको जन्म दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मुख्य कारणों की जिनकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदय हुआ। सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो सबसे पहला कारण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का। 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के तहत क्या हुआ, जो लोग थे, भारत के लोग थे, उनमें एक आंदोलन सा छिड़ गया। जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया गया भारतीयों पर, तो भारत के जो लोग थे उन्होंने एक क्रांति बनाई। उस क्रांति के तहत क्या हुआ, 1857 की क्रांति का आपने नाम सुना होगा। उस समय भारतीय लोग थे वो इतने बेचैन हो गए थे अंग्रेजों को दंड देने के लिए। अंग्रेजों से इतनी घोर शत्रुता थी, अंग्रेजों को मिटाने के लिए तैयार हो गए थे। 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही, भारतीयों ने उस पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। और यही सफलता एक कारण बनती है किसका? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। यही स्वतंत्रता संग्राम जो असफल रहा, जिसको अंग्रेजों ने निर्दयता से कुचल दिया, यही स्वतंत्रता संग्राम आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा लेता है। और इसीलिए एडवर्ड थॉमसन कहते हैं, एडवर्ड थॉमसन जो है वो एक राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि
भारतीयों के मन में उस समय इतना रोष था कि जब जब भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति इतना रोष था कि जब जब अंग्रेजों की बात चलती थी या अंग्रेजों का कोई भी विषय रखा जाता था भारतीयों के सामने या कोई भी ऐसी घटना होती थी तो अंग्रेज भारतीयों के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की भावना उमड़ पड़ती थी और वो उनसे अपना बदला लेना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का जो सेकेंड वाला रीजन है वो है भारत का गौरवपूर्ण अतीत। भारत के अगर हम गौरवपूर्ण अतीत की बात करें तो भारत में जो गौरवपूर्ण अतीत था, भारत का जो गौरवपूर्ण अतीत है उसे आप जान सकते हैं और आपने अनुभव किया होगा कि भारत में ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ, ऐसे सर्वश्रेष्ठ मुनियों का जन्म हुआ जिससे भारत का जो गौरव है वो आज चरम बिंदु पर है, मतलब सबसे ऊंचे शिखर पर है। और इसीलिए हम बता सकते हैं कि भारत का जो गौरवपूर्ण अतीत था उसने भारतीयों से कहा कि जिस देश का इतना महान गौरव हो, जिस देश का अतीत इतना प्राचीन गौरवपूर्ण हो, वो देश अंग्रेजों की पराधीनता की बेड़ियों को स्वीकार कभी नहीं करेगा। उसका शरीर भले ही स्वीकार कर ले लेकिन उसकी आत्मा कभी पराधीनता की बेड़ियों को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए भारत का जो गौरवपूर्ण अतीत है वो भी एक रीजन बनता है, वो भी एक कारण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का। कुछ राजनीतिज्ञ कहते हैं कि जिस देश में भारत का गौरवपूर्ण अतीत भी यही कहता है कि जिस देश में राम जैसे आदर्श पुरुष रहे हों, चक्रवर्ती अशोक सम्राट रहे हों, चक्रवर्ती अशोक सम्राट जैसे व्यक्ति और कौटिल्य जैसे राजनीतिज्ञ रहे हों, उस देश की संस्कृति, उस देश का गौरव, उस देश के लोग कभी भी अंग्रेजों की पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसीलिए भारत का गौरवपूर्ण जो अतीत था वो हमेशा भारतीयों को प्रेरणा देता था कि इन अंग्रेजों को भगाओ, फटाफट इन अंग्रेजों का खात्मा करो, अपने देश से भगाओ और इनका शासन है वो भारत में ना चलने दो। इसी प्रकार गौरवपूर्ण जो अतीत है भारत का वो एक रीजन हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का। तीसरे कारण की अगर हम बात करें वो है राजनीतिक एकता की स्थापना। आपको बता दें जब अंग्रेज भारत में आए उससे पहले क्या होता था, भारत में जो राजनीतिक एकता थी उसका अभाव था, उसकी कमी थी। लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, निन्ने छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, लोग एक दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने अपनी सुविधा के लिए कुछ कनेक्शन कांटेक्ट करने के लिए एक दूसरे से कुछ ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी यूज की जिसके जरिए वो क्या करते थे, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए उन्होंने तार का प्रयोग किया होगा। तार वगैरह टेलीफोन तो उस समय चलते नहीं होंगे, तार का प्रयोग किया होगा जिससे जरिए एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर पाए होंगे। कुछ सड़कों का निर्माण करवाया होगा, रेल का निर्माण करवाया होगा और कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग किया होगा जिससे वो एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर पाते। और इन्हीं साधनों का उपयोग करना भारत के लोगों ने सीख लिया होगा और भारत के लोगों ने जब इसे सीख लिया तो राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, लोग एक दूसरे से मिलने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि कभी कभी शत्रुओं के द्वारा अपनाई गई दंडनीयपूर्ण राजनीति या कुछ साधन देश के लिए स्वदेशी साधन का कार्य करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी कहते हैं कि जो अंग्रेजों ने साधन का प्रयोग किया, जो उन्होंने तरीके अपनाए,
वो केवल अधीनता के तरीके नहीं थे, बल्कि वो भारत के हित के लिए तरीके सर्वोत्तम माने गए। तो राजनीतिक एकता की स्थापना हुई और ये भी एक कारण हो गया क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का, वरना एक दूसरे से लोग संपर्क स्थापित नहीं कर पाते, राजनीतिक एकता की कमी रहती और कभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदय नहीं हो पाता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक जो चौथा कारण है वो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण है। जब देश में अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों का, तो धार्मिक और सामाजिक कुछ संकट उत्पन्न हुए। उन संकटों से ये पता चलता है कि जो देश के लोग थे वो त्राही त्राही करने लगे। उन्होंने धार्मिक कार्य करना छोड़ दिया, सामाजिक कार्य करना छोड़ दिया, और यही धार्मिक सामाजिक का पुनर्जागरण करने के लिए, मतलब पुनः वो कार्य उत्पन्न करने के लिए कुछ देश के नेताओं ने जन्म लिया, जैसे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी विवेकानंद। ऐसे महापुरुषों ने जिस देश में जन्म लिया हो, उस देश के लोग कभी अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बात करते हैं कि इन महापुरुषों का योगदान क्या रहा। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1828 ईस्वी में एक समाज की स्थापना की जिसे ब्रह्म समाज कहा जाता है। ब्रह्म समाज के तहत सती प्रथा, छुआछूत, जाति भेदभाव पूर्ण नीतियां जितनी भी थी उनका समापन किया गया, उन्हें समाप्त किया गया। अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में 1875 ईस्वी में मुंबई में क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताया गया व हिंदू धर्म की रक्षा की गई ईसाई धर्म से। और बता दें कि आर्य समाज के तहत कुछ ऐसे धर्मों का प्रचलन भी हुआ और उन धर्मों को श्रेष्ठता भी स्थापित की गई, जिसमें योगदान रहा हमारे महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ पार्थ में लिखा है, ये बात नोट कर लीजिए, सत्यार्थ पार्थ में लिखा है कि विदेशी कोई व्यक्ति हो, विदेशी कोई चीज हो, विदेशी कुछ भी हो, वो देश अपने देश से कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर उस चीज की तुलना देशी अपनी स्वयं देश की चीज से तुलना की जाती है या व्यक्ति से तुलना की जाती है, तो उस तुलनात्मक कार्य में वो कभी उच्चतम स्थान पर नहीं हो सकता। ये कहा है, सत्यार्थ पार्थ में लिखा एक प्रसंग कहता है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। इसका समर्थन करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा है कि श्रीमती एनी बेसेंट जी ये भी कहती हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना पहला नारा लगाया कि भारत भारतीयों के लिए है, वो सबसे पहला नारा है। और इसमें एक बात है, श्रीमती एनी बेसेंट का अगर योगदान की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया, 1857 ईस्वी में न्यूयॉर्क में अमेरिका का एक फेमस शहर है न्यूयॉर्क में इन्होंने एक सोसाइटी समाज की स्थापना की जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या नाम था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन्होंने न्यूयॉर्क में 1857 में इसकी मतलब स्थापना कर दी। तो 1857 के बाद इन्हें हिंदू धर्म के बारे में पता चला और इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा और अनुभव किया। उस अनुभव के तहत ये हिंदू धर्म पर इम्प्रेस हो गए। हिंदू धर्म पर इम्प्रेस होने के बाद इन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास शहर, आपने सुना होगा, एक मद्रास शहर के अड़यार में
मद्रास शहर के अड़यार में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की पुनः स्थापना की। 1882 में जब इन्होंने हिंदुओं के बारे में पढ़ा और हिंदू धर्म से इतना इम्प्रेस हो गई कि मद्रास के अड़यार में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। स्थापना करने के बाद 1800 इन पर रहा नहीं गया, 1893 में ये भारत आई और यहाँ रहकर इन्होंने हिंदू धर्म को ये बताया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अर्थ क्या है। बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद का भी बहुत योगदान है धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण करने में। 1893 की घटना आपको याद होगी। 1893 में शिकागो विश्व सम्मेलन हुआ था। शिकागो विश्व सम्मेलन हुआ, जिसके तहत क्या हुआ कि विश्व के सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया था। और उस भाग में क्या हुआ, उस समारोह में क्या हुआ था, इस सम्मेलन में क्या हुआ कि भारत का जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है वो स्वामी विवेकानंद के जरिए सबसे उच्चतम स्थान मिला इस विश्व सम्मेलन में। आप सोच सकते हैं कि विश्व सम्मेलन में जब भारतीय संस्कृति को उच्च स्थान मिल सकता है तो भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन और कितनी उच्चतम और श्रेष्ठ संस्कृति होगी। इस टाइप से जो धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण है, इसका भी एक योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में।